जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जिजाऊ, जय शिवराय। दोस्तों यह वीडियो मैं अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ संदर्भ में बना रहा हूँ। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसके संदर्भ में यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैं संजय किशन भगत बौद्ध वाघनगर जलगांव में स्थित हूँ। दोस्तों, मैंने विवेकानंद प्रतिष्ठान जलगांव, आई रिपीट, मैंने विवेकानंद प्रतिष्ठान जलगांव इस संस्थान में 7 साल माध्यमिक विभाग में हिंदी शिक्षक के रूप में काम किया है। इसी संस्थान की एक शाखा काशीनाथ पलोड़ पब्लिक स्कूल सिब्बेसी, इस विद्यालय में मैंने सन 2013 से लेकर 16 तक काम किया है। और इसी संस्थान की दूसरी शाखा बगो शानबाग माध्यमिक विद्यालय सावखेड़े बुद्रुक, यहाँ पर मैंने 4 साल काम किया है। ऐसे 7 साल मैंने इस संस्थान में काम किया है। दोस्तों, काम करते समय हम 10 से 15 शिक्षकों का समूह जो हम साथ में नियुक्त हुए थे, और हमसे पहले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे कुल मिलाकर 25 से 30 शिक्षकों का समूह संस्थान से बार बार पूछता था कि आप हमारे पीएफ की कटौती क्यों नहीं करते हैं। तब संस्थान ने हमें जवाब दिया कि पीएफ की कटौती करना यह पूर्णतः संस्था की मर्जी का प्रश्न है, ऐच्छिक विषय है। तो दोस्तों, इस विषय पर हमने दोबारा संस्थान से कोई प्रश्न नहीं पूछा। हमें लगा संस्था निजी है, उसके नियम होंगे। लेकिन 2022 में इसी संस्थान में मेरा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और धार्मिक उत्पीड़न हुआ। मैं फिर से दोहराता हूँ, इसी संस्थान में मेरा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और धार्मिक उत्पीड़न हुआ। उसकी रसीद, जो शिकायत मैंने संस्था को की थी, उसकी रसीद मेरे पास है। तो उस कारणवश मुझे इस्तीफा देना पड़ा। तो दोस्तों, मैं बेरोजगार हो गया और मेरे सामने घर चलाना था, जब बच्चे की शिक्षा पूरी करना, यह गंभीर प्रश्न निर्माण हुआ। तो मेरे सामने एक ही रास्ता था, वह था पीएफ का पैसा। तो मैंने ऑनलाइन निवेदन करके पीएफ से अपना पैसा मुझे देने की विनती की। तो दोस्तों, उसमें कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण मुझे बार बार जलगांव और नासिक ईपीएफओ के चक्कर लगाने पड़ते थे। उसी दौरान मेरी मुलाकात समाज सेवक श्री शैलेश कुलकर्णी सर इनसे हुई। शैलेश कुलकर्णी सर शिक्षा विभाग के या शिक्षा क्षेत्र के प्रकांड पंडित है और पीएफ के नियमों की भी उनको बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ पीएफ में धोखा हुआ है। जब मैंने उनको अपने कागजात दिखाए तो उन्होंने मुझे दिखाया कि काशीनाथ पलोड़ पब्लिक स्कूल में शुरुआत के 10 महीने और बगो शानबाग माध्यमिक विद्यालय सावखेड़े बुद्रुक में शुरुआत के 15 महीने, ऐसे 25 महीने का तुम्हारा पीएफ संस्था ने जमा नहीं किया, यह कानूनन अपराध है। आप जलगांव ईपीएफओ में कागजात के साथ शिकायत दर्ज करो। तो उनके मार्गदर्शन के अनुसार मैंने सारे कागजात जोड़कर, जैसे बैंक स्टेटमेंट, पीएफ का पासबुक, ऑनलाइन पासबुक, सैलरी स्लिप और अनुभव प्रमाण पत्र जोड़कर मैंने 2 फरवरी 2023 को विवेकानंद प्रतिष्ठान संस्थान इसके खिलाफ जलगांव ईपीएफओ में शिकायत दर्ज की। यह उसकी रसीद है दोस्तों, यहाँ पर आपको तिथि देखेगी 2 फरवरी 2023। तो यहाँ पर मैंने 2 शिकायतें की थी। एक तो मेरा पैसा जांच होकर मेरा पैसा मुझे मिले, और मेरे साथ सभी कर्मचारियों का पीएफ के नियमों अनुसार पीएफ नहीं भरा गया है, उनकी भी जांच होकर उनको भी उनका मेहनत का पैसा मिले। दोस्तों, पीएफ का नियम ऐसा है कि पहले वेतन से, पहले सैलरी से ही संस्थान को पीएफ भरना अनिवार्य है, नहीं तो वह आपराधिक आरोप सिद्ध होता है। तो मैंने शिकायत की। शुरुआत में जब मैं अपनी शिकायत पर अमल करने के लिए पीएफ ऑफिस जाता था जलगांव में, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने संस्थान को शोकॉज नोटिस भेजा है, और मेरे समक्ष उन्होंने संस्थान के अधिकारी को फ़ोन लगाकर रिकॉर्ड मंगवाया था और कहा था कि संजय भगत इनका रिकॉर्ड अलग से या स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराए। लेकिन उसके बाद जब मैं अपनी शिकायत पर अमल करने के लिए जलगांव ऑफिस जाता था तो वो मुझे सरसरी जवाब देने लगे। वो कहने लगे कि हमारे पास जो कर्मचारी शिकायत और सबूत लेकर आएगा, हम उनको ही न्याय देंगे। तो आप मुझे बताइए, ईपीएफओ जलगांव और नासिक का यह उत्तर तर्कसंगत या कायदे के हिसाब से है क्या? कानूनन ठीक है क्या? नहीं, यह गलत है, क्योंकि मैंने संस्थान की शिकायत की थी। और संस्थान मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, संस्थान मतलब एक समूह होता है जिसकी बहुत सारी शाखाएं और हजारों कर्मचारी उसमें काम करते हैं। अभी पीएफ वाले मुझे कहते हैं कि आप सबके सबूत मुझे ला कर दो। अभी आप मुझे बताओ, मैं दूसरों के सबूत उनको कैसे ला कर दे सकता हूँ? और अगर कल मैं उनके सबूत ला कर भी देता हूँ तो संस्थान ने अगर उनको नौकरी से हटाया, जैसे मुझे हटाया गया मेरी कोई गलती ना होने के कारण, उनको अगर नौकरी से हटाया तो उनके पारिवारिक जिम्मेदारी, उनके बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी क्या जलगांव और नासिक ईपीएफओ लेगा?
अगर जलगांव और नासिक ईपीएफओ ये जिम्मेदारी लेता है तो मैं घोषणा करता हूँ कि मैं उनको और सबूत ला कर दूंगा, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि 2 फरवरी 2023 को जो शिकायत मैंने की, इसने मैंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि मेरे साथ संस्था के सभी कर्मचारियों की जांच हो। ये उसकी तिथि आपको फिर से दिखा रहा हूँ। तो पीएफ मुझे ऐसे सरसरी जवाब दे रहा है। मैंने इस संस्थान के खिलाफ कुल मिलाकर 8 शिकायतें दर्ज की है। आखिरी उसकी तिथि देखिए, यहाँ पे 9 अगस्त को मैंने फिर से उनको 10वां स्मरण दिया है। उसमें एक शिकायत मैं आपको बताता हूँ, 3A फॉर्म का मतलब होता है कि निवेदन देने के बाद किसी भी संस्थान को 72 घंटे के अंदर तकरारकर्ता को या शिकायतकर्ता को वह उपलब्ध कराना कानूनन अनिवार्य है, नहीं तो ईपीएफओ विभाग उन पर आपराधिक आरोप के तहत मुकदमा दायर कर सकता है। लेकिन मैंने 7 अप्रैल 2023 को 3A फॉर्म की संस्थान को मांग की है, जिसकी ओसी रसीद मेरे पास है। ईमेल की कॉपी मैंने झेरॉक्स निकाल कर रखी, लेकिन उन्होंने अब तक मुझे कोई जवाब दी नहीं। इसकी भी शिकायत मैंने सबूतों के साथ पीएफ को की है, जलगांव ईपीएफओ की है, और नासिक ईपीएफओ को ऑनलाइन ग्रीवेंस भी किया है, लेकिन उनकी तरफ से मुझे सरसरी जवाब मिल रहे हैं दोस्तों। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है। आज मुझे 8 महीने के ऊपर हो गए, लेकिन ईपीएफओ ने मेरा पैसा मुझे दिला, लेकिन दूसरी मेरी जो शिकायतें हैं, जैसे सभी की इंक्वायरी और दूसरी 7-8 शिकायतें हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, सरसरी जवाब दे रहा है। इससे मुझे बार बार जाना पड़ता है, 2 कॉपियाँ बनानी पड़ती है, एक शिकायत की कॉपी, एक रसीद की कॉपी, ऑनलाइन प्रिंट निकालनी पड़ती है, झेरॉक्स निकालना पड़ता है, जाने आने का पेट्रोल का खर्चा लगता है, रिक्शा भाड़ा लगता है। इससे मेरा बेमतलब पैसा खर्च हो रहा है इनकी सरसरी जवाब के कारण। दोस्तों, ये जो सरसरी जवाब दे रहे हैं, इसके कारण मेरा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न हो रहा है। दोस्तों, मैं 1 साल से बेरोजगार हूँ, उसके कारण मेरा मानसिक संतुलन दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। और कल अगर मेरे साथ भविष्य में कुछ अहित होता है, मेरे साथ कुछ भला बुरा होता है, तो उसके लिए संपूर्णतः जलगांव और नासिक ईपीएफओ जिम्मेदार रहेगा। मैं फिर से दोहराता हूँ, कल अगर मेरे साथ इनके उत्पीड़न के कारण, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न के कारण मेरे साथ अगर कुछ बुरा, मेरा कुछ भला बुरा या अहित होता है, तो इसके लिए पूरी तरह से जलगांव और नासिक ईपीएफओ जिम्मेदार रहेगा। दोस्तों, इस ईपीएफओ का मैं आपको एक आदर्श उदाहरण बताता हूँ। कुछ 10 साल पहले मेरे जैसे एक अन्याय पीड़ित शिक्षक ने जलगांव में एक नामांकित बहुत बड़ी प्रसिद्ध संस्था है, उसकी शिकायत की थी कि वो पीएफ के नियमों के अनुसार पीएफ जमा नहीं करती है, कटौती नहीं करती है। तो जलगांव और नासिक ईपीएफओ ने उस अकेले इंसान की शिकायत के दम पर सिर्फ उस संस्थान की नहीं, उससे संबंधित सारे शाखाओं की जांच करके सैकड़ों कर्मचारियों को करोड़ों रुपयों का रकम या पैसा उन्हें दिलवाया था। तो अब सवाल यह उठता है कि मेरे मामले में ईपीएफओ, जलगांव और नासिक की ये उदासीनता और सरसरी जवाब मुझे क्यों मिल रही है? ये उदासीनता ये क्यों दिखा रही है? अगर 10 साल पहले ईपीएफओ एक आदर्श उदाहरण प्रस्तावित कर सकता, तो मेरे मामले में क्यों नहीं कर सकता? दोस्तों, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, इसकी खबर मैंने अखबारों में छपवाई है। जैसे 3/10/2023 को दैनिक पुण्यनगरी जो है, उसमें मेरी खबर आई है, और 12/10/2023 को दैनिक सकाल वर्तमान पत्र में मेरी खबर आई है। कुछ वर्तमान पत्रों ने मेरी खबर छापने से साफ मना कर दिया, वो उनका प्रश्न, मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता। तो ये आदर्श उदाहरण उन्होंने किया है, तो मेरे साथ ये भेदभाव क्यों, मेरे साथ ये उदासीनता क्यों? इसके लिए मेरा बहुत सारा खर्च हो रहा है दोस्तों। अभी मैंने कुल मिलाकर 8 शिकायतें की है। अभी जलगांव ईपीएफओ ऑफिस में नासिक से कोई महिला आती थी, मुझे बताया गया कि वो हेड क्लार्क है। जब मैं उनको शिकायत देने गया था, यह 10वां स्मरण शिकायतों के साथ देने गया था, मैंने जो शिकायत की है उसके लिए मैंने जो आवश्यक सबूत है वो सब जोड़ दिए हैं। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आपने पिछली जो शिकायतें की, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मुझे स्मरण दे रहे तो आपको मुझे फिर से सबूत देने पड़ेंगे। दोस्तों, मैंने फिर से इसके साथ सारे सबूत जोड़ दिए हैं, लेकिन वो महिला मुझे ऐसे कैसे जवाब दे सकती है? कानूनन अपराध है, इसके लिए मैं उन पर आपराधिक आरोप के तरह मुकदमा दायर कर सकता हूँ। अगर मैं स्मरण दे रहा हूँ तो आपकी जिम्मेदारी है कि मैंने कौन कौन सी शिकायतें ऑफिस में की है, जलगांव ऑफिस में, आप उसकी जांच करो, उसके साथ कौन कौन से सबूत मैंने जोड़े हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ सबूत मैंने कम जोड़े तो उसकी मांग करो, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते पूरे के पूरे सबूत दोबारा दो। इसके लिए मैं खर्चा कहाँ से लाऊंगा? क्योंकि मुझे एक
शिकायत की कॉपी देनी पड़ती है और एक रसीद की कॉपी देनी पड़ती है। तो मैं उन मोहतरमा को बताना चाहता हूँ कि आप जो कर रही है वो कानूनन अपराध है। अगर मेरे साथ बार बार यही होता रहा तो मजबूरन मुझे आपराधिक आरोप के तहत आप पर मुकदमा करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न कर रही है। दोस्तों, निजी क्षेत्र में अभी मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक पता है कि कर्मचारी को ईपीएफओ के नियमों का पता नहीं होता है। मेरे साथ 7 साल होने के बाद मुझे शैलेश कुलकर्णी इनके द्वारा पीएफ के नियमों का पता चला। तो हम इससे अनभिज्ञ होते हैं, हमें इनकी जानकारी नहीं होती। दोस्तों, 2013 से 16 में जब मैंने यहाँ पे काम किया था काशीनाथ पब्लिक स्कूल में, तो मैंने समान वेतन की मांग उठाई थी। उसके कारण संस्था ने मुझे कोई पूर्व सूचना, कोई नोटिस ना देते हुए तात्कालिक रूप में नौकरी से हटाया था। तो 1.5 साल में उनके पीछे घुमा और कहा कि मुझे फिर से नौकरी चाहिए, तो आप मुझे पत्र दीजिए कि आपने मुझे कम क्यों किया है। तो उन्होंने मुझे 2022 में फिर से ज्वाइन किया था। लेकिन 2022 में मैंने जब संस्था रिज्वाइन किया बगो शानबाग माध्यमिक विद्यालय सावखेड़ी बुद्रुक यहाँ पे, तो वहाँ पर जो उनकी कर्मचारी जो पीएफ का काम देखती थी, उन्होंने पीएफ का नियम ऐसा है कि एक बार अगर आपने विड्रॉल किया 2013 से 16 का पीएफ, मैं बेरोजगार होने के कारण मुझे निकालना पड़ा था, वो भी पेंशन सहित। तो अगर एक बार अगर आप रिज्वाइन करते हो तो उसका दूसरा खाता खुलवाना पड़ता है। लेकिन वो कर्मचारी जो है, उन्होंने मेरा जो पहला खाता था वो बंद हो चुका था, क्योंकि मैंने पैसा विड्रॉल किया था, उसे मैं जमा किया था। तो उसके कारण मुझे ये, हालांकि संस्थान की गलती, क्योंकि खाता खुलवाना पूर्णतः संस्थान का अधिकार और जिम्मेदारी होती है, इसमें ग्राहक का कोई दोष नहीं होता। इसके लिए ईपीएफओ और संस्थान दोनों जिम्मेदार होते थे। तो वो पैसा मुझे ट्रांसफ़र करने के लिए कम से कम 6 महीने लगे थे और मुझे बहुत बार जलगांव नासिक के चक्कर लगाने पड़े। उसके लिए मुझे 10 से 12 रुपये का खर्च आया था। और तब मैंने ट्रांसफ़र क्लेम दाखिल किया था कि जो बंद खाता है उसमें से मेरे नए खाते में पैसे आप मुझे वर्ग करके दीजिए, ट्रांसफ़र करके दीजिए। उसे फॉर्म नंबर 13 बोलते हैं। यह ट्रांसफ़र क्लेम का फॉर्म है दोस्तों, ये देखिए फॉर्म नंबर 13। तो तब भी मेरा ऐसा ही ईपीएफओ ने उत्पादन किया था, संस्थान की गलती, लेकिन हर्जाना मुझे भुगतना पड़ा था दोस्तों। तो यही वाक्य मेरे साथ फिर से दोहराया जा रहा है। इसलिए मैं पीएफ से विनती करता हूँ कि अगर ईपीएफओ की स्थापना ग्राहकों के हित संबंधों की रक्षा करने के लिए हुई है, तो ग्राहकों के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? संस्थानों की जांच करना आपकी जिम्मेदारी है। कर्मचारियों को ईपीएफओ के नियमों के बारे में पता नहीं होता है। मैं आपसे एक जाहिर सवाल पूछता हूँ, क्या आपने सभी कार्यालयों में, सभी कंपनियों में, संस्थानों में आपके नियमों की सूची बोर्ड के रूप में लगाई है? तो कैसे पता चलेगा? और आप मुझे बताएं, हम साधारण लोग, गरीब लोग नौकरी करें या अपने साथ अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़े, हम अपने पारिवारिक जिम्मेदारी उठे या न्यायिक लड़ाई लड़े? इसका जवाब भी मुझे ईपीएफओ देगा। दोस्तों, जो लोग निजी क्षेत्र में काम करते हैं वो 58 साल के बाद, 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। तो यही उनको ईपीएफओ की तरफ से पेंशन मिलती है। यही पेंशन बुढ़ापे में जीने का सहारा होती है। और ईपीएफओ की गलती के कारण मेरा 7 साल का पेंशन का नुकसान हुआ है, क्योंकि इन्होंने मेरा नियम के साथ पीएफ पैसा नहीं भरा था। अगर वो पैसा वो नियम के साथ भरते तो मुझे पेंशन का रकम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। इसके लिए मेरा पूरा का पूरा पेंशन का नुकसान होगा और बुढ़ापे में मुझ पर भूखों मरने की नौबत आएगी। बुढ़ापे में मुझ पर भूखों मरने की नौबत आएगी और इसके लिए भी ईपीएफओ जिम्मेदार रहेगा। और यह जो मेरा शारीरिक, आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, इसके लिए मैंने पहले कहा कि मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो इसके लिए पूरी तरह से ईपीएफओ जिम्मेदार रहेगा। तो रिटायर होने के बाद 58 साल या 60 साल के बाद कर्मचारी निवृत्त होता है, रिटायर होता है, तो तब तक यह पैसा सरकार इस्तेमाल में लाती है अपने विकास कामों के लिए। तो क्या यह मेरी या ग्राहक और अन्य ग्राहकों के अलावा यह सरकार के साथ धोखा नहीं है? यह भ्रष्टाचार नहीं है क्या? आप मुझे जवाब दीजिए या ईपीएफओ मुझे जवाब दे, क्योंकि इस पैसे का उपयोग सरकार अपने इस विकास कामों के लिए करती है और ग्राहक को उसका पैसा रिटायर होने के बाद 58 या 60 साल के बाद मिलता है। तो ये मेरे साथ साथ या हजारों कर्मचारियों के साथ साथ सरकार के साथ भी धोखाधड़ी है, भ्रष्टाचार किया है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वो सभी ईपीएफओ कार्यालयों को आदेश दे कि जितने भी संस्थान हैं उनकी स्थापना से लेकर अब तक उनकी जांच करे और जो संस्था है दोषी है, जो ईपीएफओ के नियमानुसार पीएफ नहीं जमा करती है,
उन पर आपराधिक आरोप दायर करके उसके बाद पीएफ उनका पैसा, ग्राहक को उनका पैसा दिलवाए। ऐसे में सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मुझे पता है आप भी अन्याय पीड़ित होंगे, लेकिन अपने कंधे पर पारिवारिक जिम्मेदारियां होने के कारण इस अन्याय का खुलकर विरोध नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपके इस लाइक और शेयर करने के कारण आप अपने ऊपर हुए अन्याय का आप अप्रत्यक्ष रूप से विरोध कर सकते हैं और उन हज़ारों कर्मचारियों को न्याय दिलाने की, अपने साथ साथ हज़ारों कर्मचारियों को न्याय दिला सकते हैं। इसलिए मैं आपसे फिर से विनती करता हूँ कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, अभी मैं फिर से अपनी शिकायत पर अमल करने के लिए 15-20 दिनों में जाऊँगा। तब वो मुझे क्या जवाब देते हैं, उनके जवाब के अनुसार मैं फिर से वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करूँगा और आपके सामने सच्चाई रखूँगा। तब भी आप ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना और इस अन्याय के खिलाफ मैंने जो लड़ाई लड़ी है या मैंने शुरुआत की, इसमें आप अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दीजिए, क्योंकि लाखों कर्मचारियों पर जो अन्याय हुआ है वो दूर हुआ हो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।